साथियों, मैं सिद्धि आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि सर पे। आज मैं हिस्ट्री के लगभग 350 क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। देखिए, ये मेनली मैं बीएड के लिए बना रहा हूँ, लेकिन कोई भी वनडे एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं, सबके लिए यूज़फुल होगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, एक-एक करके सारे क्वेश्चन देखते जाएँगे, उसके आंसर भी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये गांधी जी से है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह डैश में शुरू किया था। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था चंपारण में, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये था ये, और यहीं से गांधी जी की एक तरह से राजनीतिक करियर की स्टार्ट हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है, उसकी निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था, ये राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, डी। जहांगीर ने सिख गुरुदेव अर्जुन देव का वध किया था। इनको क्योंकि ये जो थे जहांगीर के पुत्र का साथ दिए थे जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन डैश के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर के द्वारा। तो अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। छठे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को जी को मानते थे। नेक्स्ट अब हम 7वें की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन जो था वो सबसे अच्छा शासन रहा है इन सब के कंपेरिजन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो सब जानते हैं, चंद्रगुप्त बोल दिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के थे। तो गुप्त वंश के कौन है? श्रीगुप्त हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कौन? अमरकोट। ठीक है, सिंचाई कर किसने लगवाया? सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम था। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहा है बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का चौथा सत्य जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यह है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। तो 16 में जो होगा कि कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया है 5 सत्यों में जैन धर्म का सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अहिंसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुलरुखी के नाम से लिखते थे सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे 19, खालसा की स्थापना। खालसा पंथ लिखा होगा क्वेश्चन में, ज़्यादातर खालसा पंथ के नाम से लिखा जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का बिस्मार्क कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, किताबुल हिंद की के लेखक कौन थे? किताबुल हिंद के लेखक थे सी, अल-बेरूनी। ठीक है, और अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब देखिए, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख ए फिरोज शाही रचना है किसका? तो तारीख ए फिरोज शाही रचना है जियाउद्दीन बर्नी का। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हरा दिया था। ठीक है, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो किसने की? अकबर ने की। ठीक है, उसके बाद हम 27 की तरफ चलेंगे। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली। इसको हमने क्लास में देखा था एंग्लो मैसूर वार में। ठीक है, तो हैदर अली, जिसकी द्वितीय एंग्लो मैसूर वार में इसकी डेथ हो जाती है हैदर अली की, और फिर टीपू सुल्तान आते हैं।
अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना की कौटिल्य ने। कौटिल्य का और नाम है विष्णुगुप्त है और चाणक्य है। और अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, ये ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि अब इसका देखिए, इसका ऑप्शन सही से पढ़ना है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण था कि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 29 तक हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आएंगे हम लोग। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार। सी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो 31 में हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया था बदायूनी के द्वारा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों ने से किसने स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो कौन सा ब्रिटिश ऐसा जो स्वीकार किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़रेली, डी। फिर उसके बाद 34 की तरफ चलते हैं। चित्रकारी किस शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम में थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चित्रकारी सबसे ज़्यादा उच्चतम में थी जहांगीर। जहांगीर खुद एक बहुत अच्छे चित्रकार थे। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1909 में। वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? तो वेनसांग हमारा आते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा सी। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? ये हमने क्लास में कल ही डिस्कस किया था। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो 38 का आंसर अपना हो जाएगा सी, आगा खान ने। ठीक है, आगा खान। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। 39 का ए हो जाएगा। तो 39 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते 39 के बाद। तो अब 40 से, खुजराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? खुजराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक जो हैं वो चंदेलों के काल के हैं। ए हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? बार बार क्लास में हम बोल चुके हैं। इसका हो जाएगा 1761, 1761। तो 41 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। किसके बीच में? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली इसको जीत जाते हैं। अब 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत के प्रथम रेलवे लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1853 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? ठीक है, ये एकदम अच्छा है। तो इसका हो जाएगा कुंवर सिंह जी को, कुंवर सिंह की मौत हो जाती है। ठीक है, वो सर पे डंडे के प्रहार से। और ठीक, तो ये था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, तो इसका 44 का हो जाएगा। अच्छा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी ये वो दूसरा है। ये गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल मतलब कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तब की बात है। तो सी गोपालाचारी, इसका हो जाएगा सी गोपालाचारी। तो देखिए, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इनको कह सकते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल इनको कह सकते हैं। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल इनको कह सकते हैं। तो ये 3 नाम से सी गोपालाचारी कहे जाएंगे। ठीक है, और एक बार और अंतिम गवर्नर जनरल की चर्चा आई थी जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय शुरू किया गया था तब। चलिए, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो 45 अभिनव भारत। इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसको वीडी सावरकर कहा जाता है। तो ये है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी हिंदी में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, इसको हरमिंदर साहब भी कहा जाता है स्वर्ण मंदिर को। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो दीन ए इलाही की स्थापना होती है 1582 में, 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 49 में देखते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? इस सब जानते हैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारत में सोने की सिक्का का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो यवनों ने किया। कई बार हिंदू यवन लिखे रहते हैं, तो यवनों ने किया। 50 क्वेश्चन हो गया, अर्धशतक लग गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलेंगे जल्दी से। हाँ, चित्तौड़ के प्रथम कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो चित्तौड़ के प्रथम कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। इसका ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने।
ठीक है। अब कहा किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई, तो 1857 में जो विश्वविद्यालय बना था वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है किसकी, तो इसको देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम जो आत्मकथा है ये अबुल कलाम आज़ाद जी का है, ठीक है। 54 का ए हो जाएगा हम लोग का। अब 55 की तरफ चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का पाषाण, ठीक है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, तो मानव सभ्यता के विकास की जो पहली अवस्था थी वो थी शिकार अवस्था, ठीक है। 57 प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे, ठीक है। 57 में ये पूछा गया है, तो 57 का जो अपना आंसर होगा वो हो जाएगा 57 का डी, पत्थरों से बनाए जाते थे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है। मानव ने आग के प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में शुरू किया था, तो आग का प्रयोग शुरू किया था नवपाषाण काल में, ठीक है। मानव ने कृषि कार्य की किस युग में आरंभ किया, तो कृषि कार्य आरंभ किया गया था नवपाषाण काल में, नवपाषाण युग। ये 60 क्वेश्चन हो गए। अब 61 से हम लोग आते हैं आगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया वो था तांबा, ठीक है। 61 का हमने बी लगा दिया। अब 62 पे आते हैं। 62 में मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था, जौ का उपयोग किया था। उसके बाद नवपाषाण युग में चावल की खेती का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, कोल्डिवा से मिला, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो हम कह सकते हैं ये जो सभ्यता है तो ये सभ्यता है कांस्य काल की, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई, तो 1921 में हुई, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब 66 की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है, तो मोहनजोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय जो है वो जाता है राखलदास बनर्जी को। फिर हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो देखिए विशाल स्नानागार का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित कीजिए। अभी इसको ध्यान से देखिएगा, कौन किस नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी, सही बात। मोहनजोदड़ो सिंधु एकदम सही। कालीबंगा घग्गर सही है। लोथल सतलज ये गलत है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो देखिए गोदीबारा को कहते हैं डॉकयार्ड, जहाँ पर जो वो जैसे समुद्री जहाज जो होते थे उसको लगाया जाता था उसको गोदीबारा कहा जाता था। गोदीबारा का जो साक्ष्य है ये हमें लोथल से मिला है, ठीक है। अब उसके बाद कहेंगे कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो चांदी का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। ये 71 हो गया। अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 72 किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्त प्राप्त हुई है, तो देखिए कांस्य नर्तकी की जो मूर्त प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है हम लोग की मोहनजोदड़ो से, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहे जाते थे, तो 73 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। 74 में हमसे ये कहा गया हाथी गुम्फे अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसका संबंध जो है वो हमारा खारवेल से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, ये हो जाएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की कार्य किसने प्रारंभ की, तो 76 नंबर हो जाएगा सी, यवन शासकों ने की, ठीक है। अब 77 की तरफ चलते हैं। गर्तबास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो देखिए गर्तबास के जो साक्ष्य हैं वो बुर्ज होम से मिले हैं, बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। अब अगला पूछा था जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो देखिए जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो आपको कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, और कालीबंगा से मिले हैं, इसको टिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब 79 किस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है हम उसे कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो आर्य भारत में जो सबसे पहले बसते हैं वो सप्त सेंदप प्रदेश, ठीक है, सप्त सेंदप प्रदेश, बार बार क्लास में बोला है ये बात। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे, ऋग वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ऋग वैदिक में उल्लेखित नदियों का सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो देखिए सर्वाधिक जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती, ठीक है। कहते ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो ऋग वैदिक आर्य जो पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे, इसका हो जाएगा 83 का डी,
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 84 की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पहली बार मिलता है हमें शूद्र का प्रयोग। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इन लोगों की भाषा थी संस्कृत। इन लोगों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों भाषा में की गई है? तो देखिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गद्य और पद में यजुर्वेद की। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में विनिमय का माध्यम क्या था? तो विनिमय का माध्यम में किसका प्रयोग किया था? मतलब विनिमय मतलब कि एक वस्तु खरीद रहे हैं तो बदले में क्या देंगे आप ना, वस्तु विनिमय सुना ही होगा, वाटर सिस्टम इसको कहते थे। तो 88 में हमारा हो जाएगा कि दास। दास मतलब कि जैसे कि क्या कह सकते हैं, गुलाम टाइप के लोग। ठीक है, दास विनिमय का माध्यम में किसका प्रयोग किया था? दास का प्रयोग किया था। 89 का हो जाएगा हमारा, 89 का हो जाएगा, अरे सॉरी 89 का डी, दास कैसे होगा? दास नहीं होगा, सॉरी 89 का हमारा हो जाएगा। तो विनिमय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ये थोड़ा गलत हो रहा है, 1 मिनट, 89 का डी हो जाएगा, गाय। गाय का प्रयोग करते, एकदम परफेक्ट, इस गाय का प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था थी वो थी सभा। ठीक है, 2 समिति थी, सभा समिति, उसमें प्राचीनतम सभा थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो 91 का हम कह सकते हैं डी, कुंभा जो है, शुभास्तु ये सही नहीं है। बाकी विस्तता झेलम, विपाशा व्यास। ठीक है, तो ये और हम कहते हैं पृश्नी राबी, ये सही है, कुंभा सही नहीं थी। उत्तर वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्रजापति। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने जो खोज की थी वो मुख्य रूप से खोज की थी इन लोगों ने लोहे की। ठीक है, भारत का आदर्श सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 94 का भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था। ठीक है, 95 में अब आते हैं, किस वेद की संगीत विद्या का वर्णन है? तो इसमें हम लोग कह सके साम वेद में, 95 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेदांग की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है, तो इसकी यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 96 तक हम लोगों ने कर लिया, अब 97 की तरफ चलेंगे और हम लोग 100 के करीब हैं। हाँ, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारतीय पुराणों की जो टोटल संख्या है वो है हमारा 18। ठीक है, निम्न में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा गया है? तो धर्मशास्त्र कहा जाता है स्मृति को। ठीक है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो ब्रह्म विद्या का जो संबंध है वो हमारा है उपनिषद से है। न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन प्रवर्तक माना जाता है तो गौतम को माना जाता है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 101 की तरफ। योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो पतंजलि को माने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहे जाते हैं? तो महावीर को कहे जाते हैं, सी हो जाएगा 102 का। 103, जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो देखिए जो इसमें शामिल किया गया था ये तीनों, सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान और सामयिक चरित्र। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर का जो जन्म होता है वो होता है वैशाली बिहार में। ठीक है, अब कहते हैं स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसका हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं जैन धर्म, ए। ठीक है, फिर प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए प्रथम जैन संगति जो आयोजित की गई थी वो की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, 108 का आंसर हो जाएगा बी। फिर 109 नंबर पे आते हैं, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ये 110 तक हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लंबी जर्नी है, थक गए होंगे, लेकिन हमें 345 तक पहुंचने हैं, 345 350 तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो निष्क्रमण, सी हो जाएगा 111 का सी, 111 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 112 देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका 112 में हम लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन सी होगा, बोध गया।
ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये इसका हो जाएगा सारनाथ। 113 का डी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया? तो 114 का ऑप्शन होगा डी। बुद्ध, सम, धम्म और संघ तीनों को किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो सामान्यतः पाली में दिए थे। देखिए ये लोगों की भाषा थी, तो महात्मा बुद्ध ने पाली में दिए थे, याद रखना है। ठीक है। महावीर के निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? है किसको? महावीर स्वामी को, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है। तो 116 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें पावापुरी में उनको मिला था। ठीक है। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है कहाँ से? देखिए मौर्यकालीन है। अब देखिए मौर्यकालीन में हम कह सकते हैं इंडिका से, मेगास्थनीज की रचित पुस्तक थी इंडिका, जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, तो उनकी पुस्तक से मिलेगी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो किया था राजगृह में किया गया था। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, राजगृह में किया गया था। ठीक है। अब हम लोग 119 की तरफ चलेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित हुई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कनिष्क के। ठीक है। तो कनिष्क हो जाएगा, आपको याद रखना है ये बात। 119 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 119 का ऑप्शन सी। अब 120 की तरफ आते हैं। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने सत्य बताए? तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में टोटल 4 सत्य बताए। 120 का बी। ठीक है। 121, गौतम बुद्ध ने अपनी जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें किया था? तो किसमें है गौतम बुद्ध के जीवन? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, जातक कथा में। ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। 122 तक हमने कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 123 में, तो इसमें हमारा हो जाएगा, जहाँ तक हमें गंधार तक्षशिला सही है, अंग चंपा सही है, मगधगिरि वज्र सही है, कौशल की मथुरा, ये हो जाएगी डी ऑप्शन। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? देखिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कनिष्क मत कहिएगा, कुनिक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो 125 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी वो की थी उदयन ने की थी। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को अस्थिरता प्रदान की? तो देखिए 126 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बिंबिसार ने, जो मगध का संस्थापक भी था। अच्छा, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जाता है शिशुनाग को। 127 का सी हो जाएगा। उसके बाद 128 पे आते हैं। कालाशोक की राजधानी कौन सी थी? देखिए कालाशोक ने वैशाली की थी। ठीक है। निम्न में से किस शासक ने सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था? तो महापद्नंद। ठीक है, जो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है। इन्होंने एक राट की भी उपाधि ली थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद थे। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो इसमें हो जाएगा सिकंदर जो शासक थे वो थे मकदूनिया के, हाँ, फिलिप के पुत्र थे ये। ठीक है। उसके बाद कहेंगे सिकंदर एवं पोरस के बीच में 326 का हुआ, इसको कौन सी लड़ाई कही जाती है? ये विस्तता या झेलम का युद्ध। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रिक्रोट्स के नाम से किसने जाना? तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा 133 का बी, विलियम जोन्स ने इनको सेंड्रिक्रोट्स के रूप में पहचान की थी। ठीक है। अब 134 की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑफकोर्स चाणक्य होंगे। 134। उसके बाद कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश में किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? घनानंद। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी पुस्तक ही? मेगास्थनीज की। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अब इसको एकदम ध्यान से सुनना है कि कौन सा असत्य है भाई। तो देखिए कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, ये बात तो ठीक ही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की सुदर्शना झील का निर्माण करवाया था, तो अब देखिए निर्माण करवाना ये भी ठीक ही है। उसके चंद्रगुप्त मौर्य अपने अवंती से जैन धर्म की दीक्षा श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग की, सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यूनानी ने किसे अमित्रोचेट्स कहा था? देखिए अमित्रोचेट्स यूनानियों ने कहा था बाप रे बाप, बिंदुसार को।
ठीक है। अब मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पे कब आक्रमण किया? तो 141 का हो जाएगा। कलिंग पे आक्रमण करते हैं ये लोग 261 ईसा पूर्व में, 261। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय की? तो 13 में, 143 का डी। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, शाक्य या एवं अशोक नाम मिलता है? तो मास्की में। ठीक है। उसके बाद अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषा ग्रीक और आरमाइकी में प्राप्त होती है? तो 145 देखते हैं। ग्रीक और आरमाइकी में जो अशोक की मिली थी वो कौन सी थी? तो इसकी हो जाएगा सरेकुना। ठीक है। अब सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। ठीक है। 146 का सी हो जाएगा। और 147 की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारत समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 7 भागों में किया था। किस मौर्य शासन के धम्म का प्रतिपादन किया? तो अशोक साहब ने किए। ठीक है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, एकदम सही। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो देखिए ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद अशोक ने धम्म की परिभाषित राहुलोबाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे मौर्य के बिष्टि किसे कहा जाता है? तो निःशुल्क श्रम को। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराए? तो अश्वमेध यज्ञ जो कराए थे वो थे हमारे पुष्यमित्र शुंग साहब। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पुष्यमित्र शुंग। देखिए, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो देखिए, पतंजलि जो समकालीन थे वो थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। ये पूछा जाता है पतंजलि किसके शासनकाल में थे? पुष्यमित्र शुंग के साथ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था हमारा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। भूमि दान की सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय में प्राप्त होती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सतवाहन। ठीक है। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो सतवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। 156 की तरफ आते हैं। तो देखिए, भारत में सबसे किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? इंडो ग्रीक। ठीक है। इंडो ग्रीक ने चलवाए। तो यहाँ तक हमने बात कर ली 156 की। अब आते हैं 157 की तरफ। देखिए, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस आया था? तो देखिए, गोंद्रो फर्नेस। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 157 का ऑप्शन हो गया सी। अब आते हैं इधर 158 की तरफ। तो देखिए, 158 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ली? तो इसका 159, क्वेश्चन नंबर 159 पे हम लोग हैं। तो 159 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो जो कविराज कहा जाता है वह हो गया हमारा समुद्रगुप्त साहब को। ठीक है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो ये जो अनुमति मांगा था वो समुद्रगुप्त से मांगा था। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना है के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इसका हो जाएगा शकों को पराजित करने की खुशी में। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 165 का डी। 166 देखिए, कौन सा कथन सत्य है? महरौली का स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। भारत पे हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, इसका ये सारी बात सही है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के जो थे उनको दीनार कहा जाता था। तो 167 का ए हो जाएगा। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो देखिए, तो मंदिर के निर्माण की जो हुए थे गुप्त काल में हुए थे। तो 168 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 169 से 169। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। कौन सा नमूना सर्वोत्कृष्ट है भाई? तो 169 का जो ऑप्शन हो जाएगा अपना वो हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। 170 सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासनकाल में चलाए गए? तो देखिए, सर्वाधिक सोने के जो सिक्के थे वो चलाए गए थे गुप्त काल में।
ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद कहता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी वो की गई थी हरिसेन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। 174 का सी, ठीक है। 175 की तरफ चलते हैं। कन्नौज के लिए 175 कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय वो युद्ध हुआ था उसको प्रतिहारों ने जीता था, ठीक है। उसके एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, एलोरा के जो कैलाश मंदिर थे इसका निर्माण कराया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो देखिए, स्थानीय स्वशासन जो थी वह चोलों की थी, ठीक है। उसके कहते हैं निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है, और के शासनकाल में। और हम राज तरंगिणी के रचयिता कौन थे? कल्हण। तो 180 तक हम लोग पहुंच गए। अब जल्दी चलते हैं 181 की। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो देखिए, इसमें जो वर्णन है वो है हमारा कश्मीर के इतिहास की, ठीक है। इसमें हमारे कश्मीर के इतिहास की वर्णन है, ठीक है। उसके तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, 182 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी है, राज प्रथम। 712 ईस्वी में भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 183 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। महमूद गजनबी भारत में कुल कितनी आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनबी ने कुल 17 आक्रमण किए, ठीक है। उसके बाद महमूद गजनबी के आक्रमणों को सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था उनके सारे आक्रमण में? तो कहते हैं सोमनाथ पे आक्रमण। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका 185 का बी। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बेरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो 186 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, किताबुल हिंद की, ठीक है। 186 का डी हो जाएगा। 187 भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन बना? तो 187 का आंसर हो जाएगा सी, मूलराज द्वितीय, ठीक है, मूलराज द्वितीय। अब कहेंगे शाहनामा के रचयिता कौन थे? तो शाहनामा के रचयिता थे वो फिरदौसी थे। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गई? ये सब जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की याद में किया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। 190 हो गया। अब 191 की तरफ चलते हैं। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो इक्तादारी प्रथा जो थी वो शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, डी। उन्होंने इक्ता में अपने राज्य को बांट दिया था। भारत में सिजदा और पवोश की प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की, ठीक है। सिजदा मतलब झुक के सलाम करना और पवोश मतलब पैर के अंगूठे को चूमना, ठीक है। और उसके बाद निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तूती हिंद किसे कहा जाता है? तो तूती हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो साहब को। 195 का ए। हम लोग 200 के करीब पहुंचने वाले हैं। अब चलिए, तो 196 मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ की? दौलताबाद, ठीक है, सब जानते हैं, इसलिए इन्हें पागल शासक भी कहा जाता था। किताबुल रहेला के लेखक इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो देखिए, इब्न बतूता साहब जो थे वो हमारे मोरक्को के निवासी थे। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो देखिए, 198 जो है दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया? तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, फिरोज तुगलक ने, ठीक है, फिरोज तुगलक। अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो होता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब चलिए 201 की तरफ चले। दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो देखिए, 201 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी।
किस सुल्तान ने टोपरा और तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फिरोज तुगलक ने। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। उसके 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। 204 का सी। 205 की तरफ चलते हैं। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए, कृष्णदेव राय। ठीक है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमृत माल्यद किस भाषा की ग्रंथ है? तेलुगु। ठीक है। 206 का डी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 207 पे। तो हाँ, तो देखिए प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर था हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। तो 207 का हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद 208 की तरफ चलते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है। उसके बाद कहेंगे सुहारा बर्दी सिलसिला की मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलिए 210 की तरफ चलते हैं। तो 210 सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। अब विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 211 का। अब 212 आते हैं। अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक प्रवर्तन किसने किया था? अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? तो 212 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा ए, शंकराचार्य ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार का श्रेय किसे है? तो उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय जो है ये क्लास में भी बता रखा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा रामानंद, डी। ठीक है। 213 का डी हो गया। 214 में आते हैं। निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? कबीर। दोहा वली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाओं किस भक्ति संत ने की थी? तो 215 नंबर जो हमारा है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तुलसीदास ने। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 216 का वो हो जाएगा डी, नरसिंह मेहता। फिर साखी और शबद रचनाएं किस संत की थी? साखी और शबद जो थी ये रचना थी हमारी एक कबीर की। ठीक है। पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? पानीपत ये सब जानते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? हुमायूं। ठीक है। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेरशाह का जो प्रारंभिक नाम था वो हमारा था फरीद खां। ठीक है। फरीद खां था शेरशाह का प्रारंभिक नाम। ठीक है। दिल्ली के स्थित पुराना किले का निर्माण किसने कराया? शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सीतामढ़ी। अरे सीतामढ़ी, सॉरी गलत हो गया। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में, वो सासाराम का थे, सासाराम के थे, उनका मकबरा सासाराम में। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। 223 का सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 224 की तरफ चलते हैं। 224 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 224 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1556 में। जब और किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है। और तृतीय लय अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है। तो अब 225 प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो जो 225 पे हम लोग आते हैं 225 नंबर। तो अकबर और महाराणा प्रताप, इसमें अकबर की तरफ से लड़े थे कौन? तो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, उन लड़े थे। तो मान सिंह वर्सेस राणा प्रताप हुआ था। अकबरनामा के रचनाकार कौन हैं? तो अकबरनामा के जो रचनाकार हैं वो है हमारे अबुल फजल साहब। ठीक है। अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष शुरू किया? तो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था 1582 में। ठीक है। निम्न में किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने। नूरजहां किसका वास्तविक नाम था? मेहरुनिशा का। ठीक है। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के। 230 का डी, 230 का डी हो गया। 231 पे आते हैं। तो 231 नंबर में वास्तुकला की दृष्टि से, हाँ, निम्नलिखित में से किस शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां जी को बहुत सारी चीज़ों का निर्माण इन्होंने कराया। तो 231 का हमारा सी हो जाएगा। 232 पे आते हैं। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था?
तो 232 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का मुमताज़ महल के किस मुग़ल बादशाह ने हिंदुओं पे जजिया कर नामक कर लगवाया? तो इसका हो जाएगा औरंगजेब ने। 233 का सी। 234 में जाटों के सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया? गोकुल। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। 235 का भी। 236 में आते हैं निम्नलिखित में से किस गुरु को ने खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व की शुरुआत करी थी? तो देखिए खालसा की स्थापना जो की थी और उसके बाद खालसा सेना और पाहुल पर्व तो 236 में हम लोग का हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह साहब ने की थी। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं 237 की तरफ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म होता है वो हमारा हुआ था पटना में। ठीक है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद बंधु जो थे वो हमारे थे अब्दुल खां और हुसैन अली। ठीक है, किस मुग़ल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फारूक शेर ने। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुग़ल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पे आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो इसका हो जाएगा रायगढ़ में। ठीक है, तो 241 हो गया। अब हम लोग आते हैं 242। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे शिवाजी। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मराठा प्रशासन की चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो देखिए चौथ और से एक प्रकार का कर था। इस सी ऑप्शन हो जाएगा 243 का सी। 244 पे आते हैं। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान होंगे। 244 का बी। ठीक है, और 245 आते हैं हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक था वो था चिनकिलिच खां। ठीक है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो जयपुर नगर की स्थापना करते हैं सवाई जयसिंह ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो थी अफगान वर्सेस मराठा। मतलब मराठा तो थे ही और अहमद शाह अब्दाली एक अफगान था। तो मराठा वर्सेस अफगान और इसमें जीतते कौन है? अफगान। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है और सबसे भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसमें बहुत मराठा मारे गए। ठीक है, अब 248 पे आते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। 249 ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। फिर आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी वो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो मराठों के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले और सबसे बाद में गए। तो पुर्तगाली इंडिया में आए कब? तो 1498 में। ठीक है, और वास्को डी गामा आया था और सबसे लास्ट में 1962 में ये लोग गए हैं, आज़ादी कितने सालों बाद। ठीक है, तो ये सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वास्को डी गामा थे। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो हमारा था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मछलीपट्टनम पहले कहा जाता था, बाद में मसूलीपट्टनम हो गया। ठीक है, उसके क्या डचों ने भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई में हुए? बेदरा का युद्ध। ठीक है, और 258 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। तो 258 का ऑप्शन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अच्छा, पहली व्यापारिक कोठी है। ठीक है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई? तो ये हो जाएगा 1600 में। 259 तो 259 का हो जाएगा। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला कौन था? टॉमस रो। तो 259 का हो जाएगा बी। अब 260 की तरफ चलते हैं। तो 260 क्वेश्चन नंबर 260 पहले मिल जाए।
तो 260। ईस्ट इंडिया कंपनी ने को 3,000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये अधिकार हुआ 1717 में। ठीक है, और इसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने की थी सूरत में। ठीक है, कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी? तो कलकत्ता शहर की नींव रखी थी जॉब चार्नक ने। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो यूरोपीय व्यापारियों को सबसे पहले जो रुचि थी वो मसालों में थी। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं यूरोपीय व्यापारियों की भारत आगमन का सही क्रम, इसको हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहला तो पुर्तगाली रहेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आए थे? तो अगर हम सही क्रम में बात करें तो फिर पुर्तगाली के बाद हम लिख सकते हैं ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर डैन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 265 का डी होना चाहिए। 265 का डी। 266 उसमें वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार कर लिया था? तो अल्फेंसो डी अल्बुकर्क। 266 हो गया। 267 पे आइए। भारत तक पहुंचने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। फैक्ट्री पहले सूरत में लगाई थी इन लोगों ने। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुए। 269 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं 270 बक्सर का युद्ध, तो 1764 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। ठीक है, 271 तक हो गया। 272 की तरफ चलते हैं। तो कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया वो हो गया अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में। प्लासी का युद्ध किसके मध्य में हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो होता है वो होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव रहते हैं। ठीक है, मीर कासिम को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी वो मुंगेर ले गए, मुंगेर। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किस शासकों ने दिया? तो हाँ, ए और शाह आलम द्वितीय मुगल और शुजाउद्दौला अवध, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। अब आते हैं 276 पे। 276 है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? तो देखिए, बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की थी बैरन हेस्टिंग ने। ठीक है, बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो बने थे बैरन हेस्टिंग। भारत के प्रथम, भारत की, पहला बंगाल का था, अब भारत का। तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन बना? तो इसका 280 नंबर है। 280 का ऑप्शन हो जाएगा ए, हैदराबाद के निजाम। और निम्नलिखित में किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई और अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो 281 का हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ए, वांडीवास का युद्ध। तो यहाँ तक 280 हमने 281 कर लिया। 282 सती प्रथा और अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक को। राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसने लागू किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 283 का सी, लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश में मिलाया गया? तो 284 का हो जाएगा ए, सतारा को। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी 1835 में मैकाले मैन्यूट से। ठीक है, मैकाले मैन्यूट से रखा गया। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, सिंध विजय का श्रेय जो जाता है वो जाता है लॉर्ड निपेयर को। भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1813 के चार्टर द्वारा। भारत में पहली रेल कब चलाई गई? तो 1853 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो सी, वुड डिस्पैच को। तो 290 हम लोग का हो गया। अब 300 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 291
किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। मराठों के अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो 292 का हमारा हो जाएगा सी, बिठूर में। ठीक है। दिल्ली दरबार, वर्नाकुलस प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? तो 293 का हम लोग का हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अब किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का श्रेय दिया जाता है? तो 294 का हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ठीक है, 294 का सी। अब 295 की तरफ चलते हैं। तो बंगाल में पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था करमशाह ने। असम का अहोम विद्रोह का नायक कौन थे? तो 296 का हो जाएगा सी, गोमधर कुंवर। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ काव्य में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो थे हमारे सैयद अहमद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 298 का डी। 299 पे आते हैं। तो उल गुलान ये विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। ठीक है, उसका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का सिंधु और कान्हू ने। इसका ए और बी हो जाएगा। 300 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 301 की तरफ चलते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह किसने कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हम सब जानते हैं कि ये मेरठ से चालू हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद 302 की तरफ चलते हैं, बी। इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 302 तक हमने कर लिया। अब हम लोग 303 की तरफ चलेंगे। देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या हुआ? तो सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 303 का डी। 304 में आइए। बिहार में 1857 के विद्रोह की किसने नेतृत्व की? कुंवर सिंह साहब ने। बी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 305 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ए, जो मुगल थे। ठीक है, अब 307 के बारे में नील आंदोलन 1859-60 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। ठीक है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। तो 308 का हो जाएगा बी। 309 पे आइए। कुका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बाबा राम सिंह। कुका आंदोलन के संस्थापक थे बाबा राम सिंह। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ठीक है, उसके राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1829 में। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हेनरी विवियन डिराजियो को। सी ऑप्शन हो जाएगा 312 का। अब 313 की तरफ हम लोग चलते हैं। 313 आइए। 313 सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना थी वो रचना थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तो इसमें आर्य समाज 1875 ये सही है। रामकृष्ण मिशन 1892 ये गलत है, तो ये हो गया। प्रार्थना समाज 1867 सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 सही है। अब थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इनमें से हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए, दोनों हेलेना पेट्रावना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ऑलकाट दोनों मिल के किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो इससे आगे बढ़ेंगे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो देखिए, वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां। ठीक है, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 320 का। ठीक है, 321 पे आते हैं हम लोग। 321 में परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख थे।
गुलामगिरी की रचना किसने की? तो देखिए 322 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, 322 तक हो गया। अब जल्दी 323 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए 323 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलवाया था? तो ई.बी. रामास्वामी नायकर। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 325 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 सही है, इंडिया एसोसिएशन 1876 सही है, इंडिया लीग 1872 ये गलत है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 सही है, तो इंडिया लीग हो गया। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 326 नंबर। तो 326 नंबर 1850 ये पूरी दुनिया जानती है। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए तो इसके थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 327 का हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? तो बम्बई में हुई। राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक। जो ग्राम दल के नेता थे लाल बाल पाल, ये तीनों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों थे। कि निम्न में से लाल बाल पाल से किसी संबंधित नहीं है? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। इसमें हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बंगाल विभाजन का श्रेय इन्हें जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 से। 332 नंबर हो गया। अब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध कहाँ से था? तो बंगाल विभाजन से था। ठीक है, 333 का हमारा हो जाएगा ए। 334 पे आते हैं। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर थे, तो ये सी हो जाएगा। 335 पे आइए। तो देखिए इसमें हो जाएगा अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खुदीराम बोस को। ठीक है, उसके बाद हम दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो इसको कह सकते हैं 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और 1907 में ही कांग्रेस टूट गया गरम और नरम दल में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में। अब कहेंगे कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत 1907 में। इसी में कांग्रेस दो पार्टी में बट गया। ठीक है, अब कहेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में मुस्लिम लीग बना। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 341 हो गया हम लोग का। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए दिल्ली दरबार के थ्रू लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी थी? तो भगत सिंह की। तो इस तरीके से हमने आज टोटल 345 क्वेश्चन डिस्कस किए हिस्ट्री के। अब देखिए इतना श्योर है, इससे बाहर नहीं आते क्वेश्चन। जो भी, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, उसके हर पहलू से क्वेश्चन लिए, हर क्वेश्चन को करने की कोशिश की। अब बस आप 2 बार 3 बार 4 बार इसे देखिएगा। ठीक है, अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।